हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज आप देख रहे हो एक क्लास 12 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड एक प्रॉब्लम। हम लोग जानते हैं कि जहाँ तक फिज़िक्स में आपको अगर फिज़िक्स में बहुत अच्छा करना है तो फिज़िक्स में थ्योरी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। ये शायद आप अगर अभी क्लास 12 में हैं तो पूरा क्लास 11 पढ़ने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हम लोग थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल का भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इस चैनल पे, और मैं समझता हूँ कि फ़िज़िक्स में अच्छा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। जहाँ आप कितना थ्योरी पढ़ते हैं, कितना समझते हैं, उसको प्रॉपरली अप्लाई करने का जगह न्यूमेरिकल है। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में सिर्फ आपका एक थियोरेटिकल कंटेंट नहीं बल्कि कई थियोरेटिकल पॉइंट मिक्सअप करके पूछा जाता है, जो जेई मेन एडवांस लेवल या नीट लेवल का प्रॉब्लम है। तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्लिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्लिक फोर्स, इस पोर्शन से एक प्रॉब्लम आपके लिए डिस्कस करते हैं। और आप देख रहे हैं आपका वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जोन ट्यूटोरियल, और मैं हूं आपके साथ फिजिक्स फैकल्टी सुभाषिष दास। आप इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो पूरा वीडियो को देखिए और उसके बाद डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए लोगों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ऑफ फिज़िक्स को जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन है आज का वो कुछ इस तरह है, जो मैं पहले सिचुएशन उसका ड्रॉ कर दूँ। ये एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है, और इस हेमीस्फेरिकल सरफेस में एकदम जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ एक मास रखा हुआ है m, एंड देयर इज हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इस तरह से काम कर रहा है ना, इस रीजन में हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया जाता है फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक स्मूथ सरफेस है, दिस इज अ स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस। और ऑब्वियस है कि अगर पॉइंट मास m को टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो उसके वजह से ये स्मूथ सरफेस में ये पार्टिकल स्लाइड करने लगता है, और एक थीटा एंगल है ना, एक थीटा जो कि साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 एंगल विथ वर्टिकल, इतना पोजीशन पे, मान लीजिए इस पोजीशन को A, इस पोजीशन को B कह दिया। पार्टिकल जब यहाँ B पॉइंट पर आया, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हेलो हेलो, हाँ, तो देखो हम लोग डिस्कस कर रहा था कि ये जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये हेमीस्फेरिकल बॉडी जो है, दिस इज फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फिक्स्ड है, ताकि इस हेमीस्फेरिकल बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, और उसका स्मूथ आउटर ट्रैक है। आउटर ट्रैक का टॉप मोस्ट पॉइंट A पे m मास का एक पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है अंडर द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये चार्ज पार्टिकल एक सर्टेन एंगल इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, इसको अगर सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्वेचर है ना, हेमिस्फीयर में जिस लाइन के अलोंग ऑन द आउटर सरफेस मूव करेगा, उसका एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हम देख सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड द फ्रेम। ये प्लेन से बाहर से देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा, तो उसका ये सेंटर हो गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल ये थीटा एंगल, और वो थीटा कितना है, साइन इनवर्स 3/5। इतना घूमने के बाद द मास m leaves contact at B,
ठीक है, ये कांटेक्ट लीव कर रहा है कौन सा पॉइंट में, एट बी, यानी कि जो बी पॉइंट कितना है एंगल ए ओ बी, सच दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा विच इज गिवन साइन इनवर्स 3/5। तो इतना घूमने के बाद बी पॉइंट में अगर वो कांटेक्ट लूज कर रहा है with this smooth outer surface of this hemispherical body, then find the ratio of mg by qe। ये वैल्यू हम लोगों को निकालना है, द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास। ठीक है, तो ये है पूरा सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक मास को छोड़ा जा रहा है जहां उसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, जीरो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। उसके बाद देख रहे हैं उस पॉइंट में वेलोसिटी नहीं दिया है लेकिन एक ड्राइविंग फोर्स दिया है जिसके वजह से मास उस पॉइंट से अपना जर्नी कर सकता है, लेकिन वो सरफेस को वहीं लीव नहीं कर रहा है बल्कि उस सरफेस का आउटर सरफेस में, स्मूथ आउटर सरफेस जो कि एक वर्टिकल सर्कुलर प्लेन बन रहा है, उस वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में अलोंग द सरफेस वो मूव कर रहा है, एक सरफेस के अलोंग मूव कर रहा है जो सरफेस का लोकस क्या है, सर्कुलर, यानी कि हम मान सकते हैं द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ वर्टिकल सर्कल। और थीटा एंगल फ्रॉम द वर्टिकल घूमने के बाद बी पॉइंट पे आके इट लीव्स द कांटेक्ट विद द सरफेस एट पॉइंट बी, और वो एंगल ए ओ बी हो रहा है थीटा, दैट इज साइन इनवर्स 3/5। तो कितना फोर्स का रेशियो होगा, यानी कि यहाँ वेलोसिटी जीरो है बट एट दिस पॉइंट इट मस्ट हैव सम वेलोसिटी। सो while going from A to B particle is losing some vertical height, तो हम लोग लिख सकते हैं from A to B loss of height means loss in potential energy, A से B आते हुए दैट इज mgh, ठीक है ना, mgh का पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा। सो दैट mgh पोटेंशियल एनर्जी वी कैन राइट डाउन mg इंटू h। देखिए ये पूरा हाइट है r, ठीक है ना, ये पूरा हाइट है, दिस हाइट इज कैपिटल R अगर रेडियस है इसका, ठीक है, आउट ऑफ विच ये भी r है, तो इतना को हम r cos थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है h को लिखा जा सकता है r माइनस r cos थीटा। कैसे लिखे, ये पूरा हाइट r है, फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री से बेस्ड ऑन थीटा दिस इज r, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज r cos थीटा। तो पूरा r में से r cos थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये h कितना हुआ, ये। सो दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ से यहाँ आते वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो लॉस हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट particle is experiencing a constant force at everywhere, that is QE, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसमें QE का फोर्स एक्ट कर रहा है टिल इट रीचेस फ्रॉम B। तो A to B जाते हुए एक पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, दूसरा हुआ वर्क डन बाय QE। सो QE का वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर है इस QE फोर्स के लिए, कारण QE क्या हॉरिजेंटल एक्ट कर रहा है, तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट व्हाइल मूविंग फ्रॉम A to B इज दिस मच। ये अगर R है, ये थीटा है, तो S को R साइन थीटा लिख सकते हैं। सो दैट इज R साइन थीटा। तो इसका मतलब दो फोर्स का वर्क हुआ, एक है ग्रेविटी फोर्स की वजह से वर्क और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क। दोनों फोर्स का पॉजिटिव वर्क है, mg डाउनवर्ड काम कर रहा है तो उसी लिए वर्क डन बाय mg इज ऑल्सो पॉजिटिव। A से B आने में वर्टिकल हाइट लॉस हुआ, सो ये वर्क डन पॉजिटिव। दूसरा QE का वर्क डन भी पॉजिटिव, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को इन अदर वर्ड्स हम लोग वर्क डन बाय mg फोर्स कह सकते हैं। तो इसका मतलब A से B आते हुए दो वर्क हो रहा है, एक mg की वजह से और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से, दोनों का वर्क पॉजिटिव है, यानी कि दैट वर्क डन बाय द रेस्पेक्टिव फोर्सेस ऑन द मास विल हेल्प इट टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं
therefore gain in kinetic energy should be equal to half mv square, क्योंकि पार्टिकल का तो इनिशियल पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी जीरो था, इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. सो ऑल टुगेदर therefore energy conservation from A to B, A से B जो पार्टिकल गया उसका एनर्जी कंजर्वेशन होगा ना. तो हम लोग अगर ये एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे A to B में तो कितना आएगा. देखो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दिस प्लस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE इंटू आर साइन थीटा, ठीक है ना. दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर. ये एक इक्वेशन हुआ, ठीक है. दिस इज द वन इक्वेशन बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन A एंड B, ठीक है. क्लियर है, समझ में आ रहा है. वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया पहला, A से B जाने में ऑन स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक विच इज द आउटर सरफेस ऑफ दिस फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बॉडी, ठीक है. फाइन, ये तो एक रिलेशन हुआ. अब दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में भी सोचना होगा. जो पार्टिकल ए से बी आते हुए जो पाथ है वो वर्टिकल सर्कल है, तो हर एवरी इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी आते हुए हर वक्त पार्टिकल जिस सरफेस में है वो आउटर सरफेस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉडी है, यानी कि उसका वर्टिकल सर्कुलर लूप जो लोकस है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर वो घूम रहा है तो उसको उस पर कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन एप्लीकेबल होना चाहिए. क्योंकि हम जब ये इक्वेशन लिख रहे हैं तब तो ये इसमें तो हम लोग कौन से पाथ फॉलो करके ए से बी गया वो तो नहीं लिख रहे हैं. हम लोग सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ये डिस्कस किया ना. पाथ को तो काउंट नहीं किया. इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन में सर्कुलर मोशन वाला आर्गुमेंट नहीं आया, ठीक है. अब हमको सर्कुलर मोशन वाला आर्गुमेंट को इंक्लूड करना है ताकि हम एक और इक्वेशन बना सके, ठीक है. समझ में आ रहा है. तो देखिए, सर्कुलर मोशन जब ए टू बी होगा, पार्टिकल का ए से चल के बी तक में आया, यहाँ था और यहाँ आया, ये ए है ये बी है. तो बी बीइंग द पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करूँ तो mg विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है. तो mg के अलावा बाय द सरफेस ऑन द बॉडी देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन एट दिस पॉइंट b, देयर विल बी अ QE फोर्स ड्यू टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी. ये जो वेलोसिटी आया एज अ काइनेटिक एनर्जी की वजह से, उस वेलोसिटी की वजह से देयर विल बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ये चार फोर्सेस इसमें एक्ट कर रहा है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन. जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा, हर पॉइंट में mg होगा, हर पॉइंट में QE होगा, है ना, हर पॉइंट में नॉर्मल फोर्स होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा. सो सेम थिंग्स, ऑल दिस फोर्सेस विल बी एक्टिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक. अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन whatever be the forces acting on a particle, either the particle moving on horizontal circle या वर्टिकल सर्कल, हम लोग को करना क्या चाहिए, हर पोजीशन में पार्टिकल का सर्कुलर मोशन का हर पोजीशन में अलोंग द रेडियल लाइन फोर्सेस को लाना है ताकि हम लोग रीजन ऑफ सर्कुलर मोशन को जस्टिफाई कर सके. सर्कुलर मोशन को जस्टिफाई करने का मतलब क्या है, हमको बताना है कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन अ पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट इनवर्ड एंड आउटवर्ड फोर्सेस. यही सर्कुलर मोशन में होने का वजह है. तो अगर सर्कुलर मोशन में होने का वजह ऐसा है कि इनवर्ड फोर्सेस मतलब टुवर्ड सेंटर फोर्स और अवे फ्रॉम सेंटर फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दैट पार्टिकल कैन बैलेंस all forces along the radial line,
एन अनबैलेंसिंग फोर्स अलोंग द टेंजेंशियल लाइन कैन हेल्प इट टू हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टू मूव फर्दर। तो वहाँ फिर फोर्सेस को रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में रखना ही सबसे वाइज है। जो कोई भी डायरेक्शन में फोर्स है उसको, इसका मतलब हमको रिजॉल्व करके कहाँ लाना है, रेडियल और टेंजेंशियल पॉइंट में। तो इसी बेसिस पे ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है ऑन द मास व्हेन इट इज एट बी सच एज mg, तो mg को मेरा यूज जरूरत नहीं है, मेरे को तो रेडियल लाइन में चाहिए। तो रिजॉल्व mg इन टू कंपोनेंट्स लाइक दिस। सो ज्योमेट्रिकली ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो इधर हो गया mg cos थीटा, टेंजेंशियल हो गया mg sin थीटा। तो mg का अब यूजेबल डायरेक्शन हो गया, mg का इफेक्ट सर्कुलर मोशन में कितना है वो काउंट होगा बाय mg cos थीटा एज द रेडियल फोर्स एंड mg sin थीटा एज द टेंजेंशियल फोर्स। फाइन, तो ये समझ में आया कि mg को किस तरह से यूज करना है। दूसरा है मान लीजिए QE, तो QE हॉरिजॉन्टल है, ये रेडियल लाइन पे नहीं है, तो QE को भी तोड़ दिया जाए एज टू कंपोनेंट्स लाइक दिस। ठीक है, तो ज्योमेट्री से ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, तो इसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में हुआ QE cos थीटा, रेडियली आउटवर्ड हुआ QE sin थीटा। क्लियर? पार्टिकल में टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है जिस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा Fc, जिसको कि हम लोग लिखते हैं mv²/r। ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट में, नॉर्मल रिएक्शन टेंड्स टू 0 एज द पार्टिकल लीव्स कॉन्टैक्ट एट बी में चूंकि वो कांटेक्ट लूज कर रहा है, तो इसका मतलब उस पॉइंट का जो मैं नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू लिखा था तो वो नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए। अगर यही इक्वेशन में बी से पहले कहीं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली अवेलेबल होगा, लेकिन बी में वो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि एज पर क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट द पार्टिकल लीव्स द कॉन्टैक्ट विद दिस स्मूथ सरफेस after rotating or after turning through an angle theta which is sin inverse 3/5। तो इसलिए मैंने वहाँ n का वैल्यू 0 ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आएगा, इसलिए मैं बहुत ही स्लोली स्टेडीली हर एक स्टेटमेंट को कह रहा हूँ, आर्गूमेंट कर रहा हूँ और उसका रिलेटेड फ्री बॉडी डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्सेस एंड इट्स पर्पसफुली रिजोल्यूशन। हमारा पर्पसफुल रिजोल्यूशन क्या है? सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट वाइज सेकेंड इक्वेशन लिखना है, तो इसलिए फोर्सेस का प्रेजेंस सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट वाइज रेडियल लाइन एंड टेंजेंशियल लाइन विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कुलर लोकस होना चाहिए। तो बी में सर्कुलर लोकस का ये हो गया रेडियल लाइन, ये हो गया टेंजेंशियल लाइन, इसलिए मैंने mg को तोड़ दिया, QE को तोड़ दिया। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो रेडियली आउटवर्ड होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियल लाइन का बात करेंगे तो नेट इनवर्ड फोर्स एंड आउटवर्ड फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल। तो इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि mg cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू QE sin थीटा प्लस mv²/r, QE sin थीटा प्लस mv²/r एज द टू रेडियली आउटवर्ड फोर्स एंड इनवर्ड फोर्सेज mg cos थीटा। इसके अलावा टेंजेंशियल फोर्स तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। अगर मैं मान लो पूछता है कि व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तब ये दोनों फोर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन में हमको ये इक्वेशन चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन टू बी यूज्ड। अब ये दो इक्वेशंस के हेल्प से मेरे को mg/QE का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो mg और qe का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, एज बिकॉज वी डोंट नीड द टर्म ऑफ mv, तो दोनों साइड में mv का टर्म रख के रेस्ट ऑफ द टर्म्स को LHS में रखते हैं, ठीक है ना। तो या ऐसा कर सकते हैं, फॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, देखो 1 से लिख सकता हूँ मैं, दैट इज mv²/r, दोनों इक्वेशन से मैं mv²/r को इक्वेट करता हूँ, तो देन इट कैन बी रिटेन 2mg 1 - cos थीटा प्लस QE sin थीटा, ये इक्वेशन 1 से है। मैं दोनों में से r को कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो हो गया 2mg इंटू 1 - cos थीटा, r तो उधर चला गया, यहाँ भी हो गया 2 QE sin थीटा, r नीचे चला गया, एंड दिस इज इक्वल टू mv²/r इन सेकेंड इक्वेशन, वहाँ से लिख सकता हूँ mg cos थीटा माइनस QE sin थीटा, ठीक है। तो इससे तो देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों में से mv²/r का वैल्यू को अगर इक्वेट करें तो ऐसे आएगा, है ना। फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या किया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2mgr इंटू दिस प्लस 2QEr साइन थीटा। तो वहाँ क्या हुआ, r आपको मिसिंग दिख रहा है, कारण मैं क्या किया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया और r को डिवाइड कर दिया, ताकि mv²/r मेरे को इक्वेशन 1 में मिल जाए। तो दोनों से r लाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन से। और सेकेंड इक्वेशन से mv²/r को लिख सकता हूँ mg cos थीटा माइनस QE sin थीटा, ठीक है। तो यानी कि मेरे को v नहीं चाहिए, mg और QE का रिलेशन चाहिए। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ये mg को एक तरफ लाऊंगा, QE को दूसरी तरफ रखूँगा, ठीक है। तो ये QE को इधर ला के रखता हूँ, तो LHS में हमारा हो जाएगा 3QE sin थीटा, और RHS में हो जाएगा mg कॉमन ले लिया तो cos थीटा माइनस 2 प्लस 2 cos थीटा, कारण ये 2 तो है ना, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर प्लस 2 इधर आके माइनस, और यहाँ -2 cos थीटा इधर आके +2 cos थीटा, यानी 3QE sin थीटा का वैल्यू 3/5, दैट इज इक्वल टू mg कॉमन ले लिया, तो cos थीटा का वैल्यू 4/5 माइनस 2 प्लस 2 इंटू cos थीटा यानी 8/5, ठीक है। तो सब मिला के हम लोग लिख सकते हैं 3QE इंटू 3/5 दैट इज इक्वल टू mg, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 4 + 5 8 और माइनस इधर 2 10, यानी 8 + 4 12 माइनस 10 दैट इज 2, तो ये 2/5 हो गया, ठीक है। तो अब 5 इधर से कैंसिल कर दो, तो हमको चाहिए था mg/QE, तो mg/QE, ठीक है, ये वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है, इसका मतलब 2/9, ये सॉरी 9/2, 9/2, तो mg/QE का वैल्यू हमारा कितना आ गया 9/2। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग दो चीज पर मेनली फोकस किया, एक है सर्कुलर मोशन ऑन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, उसमें यूज किया एट पोजीशन बी वेर इट इज लिविंग द कॉन्टैक्ट, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मस्ट बी 0 एट दैट पॉइंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव यूज्ड वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द पार्टिकल ट्रेवलिंग फ्रॉम A to B ऑन द स्मूथ सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि भले ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, लेकिन आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पॉइंट कॉन्सेप्ट आया और बाकी पूरा का पूरा मैकेनिक्स आ गया। और इसलिए मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि आपको मैकेनिक्स में बहुत अच्छा होना है ना, यू नीड टू इम्प्रूव अ लॉट इन योर
अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स इन मैकेनिक्स। कारण है जो भी एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स आप करोगे या आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, इधर इट इज आस्क्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फ्रॉम द पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म और फ्रॉम द पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स, पार्टिकल नेचर ऑब्जेक्ट जहाँ पार्टिकल नेचर बिहेवियर जहाँ है, या SHM या वेव्स, हर जगह में कहीं ना कहीं मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया जा सकता है अलॉन्ग विद दैट एडिशनल topics, understanding a concept of various other parts of the physics. So that's why mechanics is the control room of the entire classical mechanics. ठीक है, तो आपको इस क्लासिकल फिजिक्स का ये पूरा समझना है बहुत बढ़िया से। अगर आप इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बहुत फोकस करते हैं जनरल फिजिक्स पे, तो आपका ऑटोमेटिक है कि आपका हर एक टॉपिक पे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर जाएगा और आप काफ़ी इम्प्रूव भी करोगे। तो आप इस चैनल में अगर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या वीडियो देखे हैं, डाउट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, तो आप इंश्योर हो जाइए कि दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ऑफ फिजिक्स। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक लेक्चर में आपको 10 प्रॉब्लम है ना, बेसिक प्रॉब्लम करा दिया, आप वॉल्यूमेट्रिकली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है या कंटेंट आपको कुछ खास नहीं मिला। तो यू शुड रन आफ्टर द कंटेंट क्वालिटी है ना, एंड द learning of how can you solve, how can you learn those tricks and techniques of applying the conceptual parts in solving numericals। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। और अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो ज़रूर IIT जॉन ट्यूटोरियल का इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को मदद कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो लाने का इंटरेस्ट बिल्डअप करूँ। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।